दूर दूर तक फैला रेत का समंदर, शोर मचाती हवाएं और पानी का नामो निशान नहीं। जी हाँ, रेगिस्तान की कुछ ऐसी ही तासीर होती है। जीवन की जटिलता यहाँ साफ दिखाई देती है। ऐसे में एक जानवर जो इंसान के लिए दोस्त बनकर सामने आया, वो है रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। चल भाई की आवाज आई तो ऊंट चलने लगा। इंसान ने पुकारा, मेरे भाई, तो ऊंट रुक गया। मेरे भाई। कौन कहता है कि जानवर इंसानों की जुबान नहीं समझते? लेकिन हाँ, कोई आदमी इस आवाज का मतलब बता दे तो मैं कह सकूंगा कि हम भी बेजुबान की बोली समझते हैं। ये सवाल लाजमी है कि जब जानवर हमें समझता है तो हम उसे क्यों नहीं समझ पाते? शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं। खैर, इसी का जवाब तलाशने आज हम जा रहे हैं ऊंटों की एक ऐसी दुनिया में जो ऊंट और उसे पालने वाली राइका जाति के लोगों के लिए बेहद मशहूर है। पाकिस्तान की सीमा से सटा राजस्थान के बीकानेर का बच्चू गांव। ऊंट गाड़ी और हिलते कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवारी करते वक्त हमारा मन भी कितने हिलोरें ले रहा होगा। हमें सवारी का लुत्फ देने वाले इस ऊंट का नाम मोती है। क्विंटलों की ऊंट गाड़ी का भार ढोता हुआ मोती मीलों चलता रहा। बालू से सड़क और सड़क से फिर बालू तक के सफर में वो एक बार भी नहीं रुका। ज़हन में ये सवाल बार बार घुमड़ रहा था, आखिर ये जानवर थकता क्यों नहीं? और अगर थकता है तो फिर कहता क्यों नहीं? हमने पूछा तो जवाब मिला कि आज इसे अपने परिवार से हमें मिलाने की जल्दी है। गांव में घुसते ही ऊंटों का एक झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा था। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऊंटों का कारवां एक साथ कदम ताल करते हुए। यकीन मानिए, ये तस्वीरें बेहद नायाब हैं। नायाब इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में इतने सारे ऊंटों को एक साथ देख पाना मुमकिन नहीं होगा। बस यही वजह थी कि हमारे कैमरे की पलकें पल भर भी नहीं झपकी। ये सभी ऊंट मोती की ज्वाइंट फैमिली है। इस परिवार में सब एक साथ रहते हैं। वैसे भी जानवर कहाँ न्यूक्लियर फैमिली का मतलब समझता है? आखिर ये सब ऊंट जा कहाँ रहे हैं? इस सवाल के जवाब से हम रूबरू होना चाहते थे, इसलिए हम भी उस कारवां के पीछे चलने लगे। इस सफर के दरमियान हमने उनकी हर तस्वीर को कैद करने की कोशिश की। कभी रेत के टीलों से ढलते हुए ऊंटों को देखा तो कभी फिर से चढ़ते हुए। हमारे लिए ये नज़ारा हॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं था। धीरे धीरे उनकी चाल धीमी पड़ने लगी और वो सब एक जगह जुटने लगे। हम इनके पीछे चल रहे थे, इसलिए समझने में वक्त लगा कि आखिर ये यहाँ क्यों रुक रहे हैं। थोड़ा करीब आए तो मालूम हुआ कि इतने लंबे सफ़र की इतनी सी मंजिल थी, और वो थी पानी। दरअसल ऊँटों को हर रोज़ घरों में इतना पानी पिलाना मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए इनको यहाँ आना पड़ता है। हमें इतना करीब देखकर ये सब थोड़ा असहज हो गए, मानो इनको हमसे कोई खौफ हो। अपने परिवार वालों को यूं डरा देखकर मोती ने उनसे बात की और अपनी आवाज़ में कहा, डरो मत, ये हमारे दोस्त हैं, हम सब पर फिल्म बनाना चाहते हैं। मोती की बात का इन पर बड़ा असर हुआ। पानी पीने के बाद ये सब वापस अपने घर की ओर लौटने लगे। हम भी फिर से इनके पीछे पीछे चलने लगे, मोती के परिवार के कुछ और सदस्यों से मिलने, ऊँटों को थोड़ा और करीब से जानने के लिए। चरर मरर करती ऊँट गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, रेत के अथाह समंदर को चीरते हुए। हौले हौले यात्रा घटती गई और हम आ पहुँचे ऊँटों के जहां में। यहाँ एक बाड़े में ऊँटों का जमावड़ा लगा था, या यूं कहें एक परिवार बसा था।
इतने सारे ऊँटों को एक ही परिवार में देखकर दिल कह उठा कि वाकई कितनी जुदा होती है इन जानवरों की दुनिया भी। न पैसों की भूख, ना कोई तकरार, ना कोई बैर भाव, ना ही कोई तिरस्कार। यहाँ तो सब खुश हैं। कोई गले मिल रहा है तो कोई चहलकदमी कर रहा है। ये जैसी दिख रही है ना, ठीक वैसी ही होती है इन बेजुबानों की दुनिया। यहाँ सब एक दूजे का चेहरा पढ़ना जानते हैं। किसी को बोलकर जाहिर करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ही वक्त बिताया था कि ये सब लोग हमसे घुल मिल गए। हाँ, हम इनकी जुबान तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें यूं लगा जैसे ये हमसे बतियाना चाहते हों। जरा सोचिए, अगर वाकई ऐसा हो कि ऊंट हमारी जुबान में बोलने लगे तो कैसा होगा। क्यों ना ऐसा प्रयोग किया जाए। तो आइए एक कोशिश करते हैं इनकी जुबान पढ़ने की। तो आइए सुनते हैं ऊंटों की कहानी, हमारे ऊंट मोती की जुबानी। दोस्तों, यूं तो आप सब मुझे जानते हैं, फिर भी आज मुझे खुद के बारे में खुलकर बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। आज हमें आपकी जुबान में बोलने का मौका मिला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमें समझने की पुरजोर कोशिश करना। दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऊंट हूँ और मैं रेगिस्तान का रहने वाला हूँ। वैसे तो हम दुनिया के कई जगहों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अपना ये छोटा सा परिवार है। हमारे शरीर पर एक या दो कुबड़ पाए जाते हैं। एक कुबड़ होने पर वैज्ञानिक हमें कैमेलस ड्रोमेडेरियस और दो कुबड़ होने पर कैमेलस बैक्टीरियनस नाम से पुकारते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख की नुब्रा घाटी में मिलते हैं। सोमालिया और अफ्रीकी देशों में हमारी तादाद सबसे ज्यादा है और पूरे हिंदुस्तान में हमारी संख्या सिर्फ 4 लाख है। यहाँ हम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब हमें रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारा शरीर रेगिस्तान की आबो हवा के अनुकूल है। हमारी लंबी गर्दन और ऊंची टांगें रेत के टीलों के भी पार दूर तलक देखने में मदद करती हैं। हमारे चौड़े, सपाट और गद्दीदार पांव रेत में नहीं धंसते, जिससे हम रेगिस्तान में भी आसानी से चल फिर सकते हैं। कटीली झाड़ियां हमारी मोटी और खुरदरी चमड़ी में नहीं चुभ पाती। हमारी नाक भी ऐसी बनी होती है कि सांस छोड़ते वक्त पानी की कम खपत होती है। हमारे मुंह और होठ का शेप ऐसा है कि कटीली झाड़ियां चढ़ते वक्त हमें परेशानी नहीं होती। भौहों के लंबे बाल हमारी आंखों को धूल भरी आंधियों से बचाती हैं। खाने पीने के मामले में हम लोग आपकी तरह चूजी नहीं हैं। हमारे सामने पिज्जा, बर्गर सर्व नहीं किया जाता। हम तो पेड़ों की पत्तियां, घास, झाड़ियां खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर लक अच्छा हो तो कई बार मोट चारा, चने की खार या ज्वार फली भी दावत के तौर पर मिल जाती है। खाने के बाद जब प्यास लगती है तो हम एक साथ 100 लीटर पानी भी पी सकते हैं। हम बहुत कम पानी खर्च करते हैं और हाँ, कोई थैली नहीं जिसमें हम 7 दिनों के पानी का स्टोर कर सकें। लेकिन हम अपने कुबड़ में वसा जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। इसी से हमें पानी और एनर्जी मिलती है। और तो और हमारा उठना बैठना भी कुछ इस तरह होता है कि कम से कम धूप हम पर पड़े। इसलिए हम रेगिस्तान में आराम से गुजारा कर लेते हैं और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हैं और आपके दोस्त कहलाते हैं। इतना कहकर मोती फिर से अपने परिवार में शामिल हो गया। यूं तो पशुओं की कोई पाठशाला नहीं होती, लेकिन ऊंट बहुत ही समझदार और होशियार जानवर हैं। इसे आसानी से रास्ते याद हो जाते हैं। बर्दाश्त करने की उम्दा ताकत होती है, इसलिए थकने के बाद भी ये रेत के रास्तों पर मीलों चला जाता है।
राजस्थान की शान कहलाने वाला ऊंट अपने आप में बहुत सी खूबियां समेटे हुए है। कुछ ऐसी ऐसी खूबियां जो इसे दूसरे जानवरों से बेहद अलग बनाती है। ऊंट के बनिस्बत ऊँटनी की उपयोगिताएं ज्यादा हैं। राजस्थानी कहावत भी है कि ऊँटनी की पिलान ऊंट पर, ऊंट की पिलान दीवार पर। दरअसल पिलान के सहारे ऊंट गाड़ी को जोड़ा जाता है। इस कहावत के मायने ये है कि ऊँटनी की मौत के बाद उसकी पिलान ऊँटनी के बच्चे पर रखी जा सकती है, लेकिन ऊंट की मौत के बाद उसके पिलान का कोई अर्थ नहीं रहता। ऊँटनी के दूध के कई औषधीय मायने भी हैं। ऊँटनी के दूध से बने आइसक्रीम हर किसी को खास लगती है। ऊंट की खाल, बाल और हड्डियों से कई चीजें बनाई जाती हैं। जब भी राजस्थान का जिक्र आता है तो ज़हन में ऊंट की तस्वीर खुद ब खुद बनने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊंट का हमारी संस्कृति से भी गहरा नाता है। बीकानेर के कैमल फेस्टिवल में इसकी झलक देखी जा सकती है। ऊंट उत्सव, जिसे देखने 7 समंदर पार से लोग पहुंचते हैं। कैमल फेस्टिवल में ऊंटों को सजाया जाता है। यहाँ ऊंटों के करतब सैलानियों को हैरान करने के लिए काफी हैं। अगर आपने इंसान और जानवर को एक साथ नाचते नहीं देखा तो ये तस्वीरें आपके लिए रोचक साबित हो सकती हैं। देखिए कैसे दोनों मटक रहे हैं। इस फेस्टिवल के दौरान ऊंट दौड़ को देखने के लिए तो हुजूम उमड़ता है। शूटिंग होती है, तालियां बजती हैं और रोमांच का ये खेल चलता जाता है। कई मायनों में ऊंट राजस्थान की शान भी है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंट ही है जिसने इंसान के बुरे हालातों में साथ दिया। एक जमाना था जब रेगिस्तान में ऊंट इंसान के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब तकनीक और महंगाई हावी हुई तो इंसान ने ऊंट को ठुकरा दिया। जब गाड़ियां नहीं थीं तो उसने घंटों चलकर इंसानों को सफर कराया। जब ट्रैक्टर नहीं थे तो खेती बाड़ी में मदद की। तपती दोपहरी में मीलों चलकर पानी लाया, क्विंटलों भारी ऊंट गाड़ी खींची। और तो और कई लड़ाइयों में भी ऊंटों की भागीदारी देखी गई। बीकानेर के गंगा रिसालों में भारी तादाद में ऊंट थे। कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की अनुपम कृति है। उसके जीवन में विविधता है, उसका जीवन रंगों से आह्लादित है। उसी के प्रतिकूल परमात्मा ने पशु की उत्पत्ति की, लेकिन मनुष्य और पशु के निर्माण के समय फर्क और एक फासले की दीवार खींच डाली। ईश्वर ने इंसान को दिलो दिमाग का तोहफा दिया और जानवर को बेजुबान कर डाला। इंसान खुश होता है तो हंस लेता है, उदास होता है तो रो लेता है, लेकिन जानवर तो बस बेजुबान बनकर सब कुछ सहता रहता है।
वो पिटता रहता है, मरता रहता है और घटता रहता है। कुछ इंसान बिगाड़ देता है तो कुछ कुदरत उजाड़ देती है। कुछ ऐसा ही हाल रेगिस्तान के इस जहाज का हो रहा है। ये जहाज अब धीरे धीरे डूब रहा है। देश भर में ऊंटों की कुल संख्या 4 लाख है, जिसमें 3.25 लाख ऊंट तो राजस्थान में हैं। बाकी ऊंट यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर में हैं। 2005 तक राजस्थान में ऊंटों की संख्या करीब 4,30,000 थी, जो 2012 में घटकर 3,24,713 ही बच गई। उसके बाद 2007 से 2012 की पशु गणना में राजस्थान में ऊंटों की संख्या में 23% की कमी हुई है। यानी इस बीच राज्य में करीब 1 लाख ऊंट कम हो गए। इतने ऊंटों का किसी बीमारी से मरने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसे में उनकी मौत का ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन हाँ, ऊंट के मांस का व्यापार इसकी वजह हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीते 5 सालों में 1 लाख ऊंट इंसान खा गए? और तो और परंपराओं के नाम पर भी हर साल न जाने कितने ऊंटों की कुर्बानियां दी जाती होंगी। जाहिर है, ये सब देख सुनकर आपके माथे पर भी शिकन आ गई होगी। लेकिन हकीकत में यही है और इसे नकारा नहीं जा सकता। ये सवाल भी लाजमी है कि आखिर क्यों डूब रहा है रेगिस्तान का ये जहाज? तो इसका जवाब ये है कि जब अहमियत खत्म होती है तो हीरा भी कांच का टुकड़ा लगने लगता है। और यही हाल इस दोस्त का हुआ है। पहले ऊंट इंसान की जरूरत थी और अब वो बोझ बनकर रह गया है। वजह कई हैं। मसलन ऊंटों को पालना महंगा हो गया है। उनको पालने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। ऊंट गाड़ी की जगह मोटर गाड़ी ने ले ली है। रेगिस्तान घट रहे हैं। ऐसे में मतलबी इंसान तो उसे ठुकराएगा ही ना। और जब इंसान ने उसे ठुकरा दिया तो धीरे धीरे उनकी तादाद घटने लगी और रेगिस्तान का ये जहाज रेत में ही मिलने लगा। ऊंटों की गिरती तादाद वाकई एक चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर वो तमाम कोशिशें करनी होंगी जो इस जहाज को डूबने से बचा सके। राज्य सरकार ने इनकी गिरती संख्या को देखते हुए इन्हें राज्य पशु का दर्जा दे दिया है। अब जरूरत है ऊंट के मांस के कारोबार पर बैन लगाने की भी। ऊंटों पर हो रहे अत्याचार और कुर्बानियों पर रोक लगे। परंपराओं और प्रथाओं के नाम पर ऊंट हत्या न हो। ऊंट की हत्या को लेकर सख्त कानून बने। ऊंटनी के दूध से बने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार हो। हालांकि सरकार इससे बहुत हद तक अवेयर भी है। इन सब के अलावा ऐसी कोशिशें हों जो इनकी उपयोगिताएं सामने लाएं। कैमल फेस्टिवल को और आयाम मिले। ऐसी कई कोशिशें की जा सकती हैं जो ऊंट के वजूद को बचा सकें। और वो कोशिशें हमें और आपको मिलकर करनी होंगी। साइंटिस्ट, सरकारें, आप, मैं और हम सबको मिलकर इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हम तो इंसान हैं, उजाड़ बिगाड़ का अर्थ समझते हैं। हमें उन बेजुबानों की जुबान बननी चाहिए। तब शायद आने वाली पीढ़ियों को रेगिस्तान के जहाज की ऐसी सवारी फिर नसीब हो पाए। नहीं तो डायनासोर की मानिंद ऊंटों के भी किस्से ही सुनने को मिलेंगे। और अगर इनका वजूद रहा तो ऐसी किसी यात्रा में इनसे फिर मुलाकात होगी।